सुमित्रा की आंखें खुली तो देखा कि दिन बहुत चढ़ा आया था। वह हड़बड़ा कर उठी। अभी सास की तीखी पुकार कानों में पड़ेगी। अरे ओ महारानी, आज उठना नहीं है क्या? घर का इतना सारा काम कौन निपटाएगा? इतनी ही नवाबी थी तो अपने मायके से एक आध नौकर लेकर आना था ना। फिर उनका बड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। इतने बच्चे जनकर धर दिए, इनको कौन संभालेगा? इनका बाप सारी चिंता छोड़कर परदेश में जा बैठा है। जाने कौन सी पढ़ाई है शैतान की आंत की तरह जो खत्म ही नहीं हो रही। और अपने परिवार को लापटका मेरे सिर। हम पहले ही अपने झंझटों से परेशान हैं, अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अब इनको भी देखो। सुमित्रा झटपट तैयार होकर रसोई की ओर दौड़ी। पहले चाय बनाकर घर के सब सदस्यों को पिलाई, फिर अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, उनका नाश्ता पैक करके दिया। उन्हें स्कूल की बस में चढ़ा कर लौटी तो थककर निढाल हो गई थी। अभी तक उसने एक घूंट चाय तक नहीं पी थी। सच पूछो तो उसे चाय पीने की आदत ही नहीं थी। बचपन से ही वह दूध की शौकीन थी। उसके मायके में घर में गाय भैंसें बंधी रहती थीं। दूध दही की इफरात थी। जब वह शादी करके ससुराल आई तो उसने डरते डरते अपनी सास से कहा था कि उसे चाय कॉफ़ी की आदत नहीं है, उसे दूध पीना अच्छा लगता है। सास ने मुंह बनाकर कहा था, दूध किसे अच्छा नहीं लगेगा भला, लेकिन शहरों में दूध खरीद कर पीना पड़ता है। यहाँ तुम्हारे ससुर की तनख्वाह में दूध वाले का बिल चुकाना भारी पड़ता है। बाल बच्चों को दूध मिल जाए तो वही गनीमत समझो। उसके बाद सुमित्रा की फिर मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। उसने कमर कस ली और काम में लग गई। घर में महाराजन थी, पर जब वह काम से नागा करती तो सुमित्रा को उसका सारा काम संभालना पड़ता था। मेहरी नहीं आई तो सब सुमित्रा का मुंह जोहते रहते और वह झाड़ू लेकर साफ सफाई में जुट जाती। घर में कई सदस्य थे। एक बेटी थी जो अपने परिवार के साथ मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति घर जमाई था और सास का बेहद लाडला था। सुमित्रा के अलावा दो देवर देवरानियां भी थीं, पर वे बहुएं बड़े घर से आई थीं और सास की धौंस की वे बिल्कुल परवाह नहीं करती थीं। तकरीबन रोज़ ही वे खा पी कर बंठन कर सैर सपाटे को चल देती। कभी मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर में फिल्म देखती तो कभी चाट पकौड़ी खाती। सुमित्रा का भी बड़ा मन करता था कि वह घूमे फिरे, पर इस शौक़ के लिए पैसा चाहिए था और वह उसके पास नहीं था। उसका पति डॉक्टरी पढ़ने के लिए लंदन यह कहकर गया था, तुम कुछ दिन यहीं मेरे माता पिता के पास रहो। तकलीफ़ तो होगी पर थोड़े ही समय के लिए। FRCS की पढ़ाई पूरी होगी और नौकरी लग जाएगी। मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा और फिर हमारे दिन फिर जाएंगे। सुमित्रा मान गई थी। इसके सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं था। बच्चों की पढ़ाई की वजह से उसका शहर में रहना अनिवार्य था। उनके भविष्य का सोचकर वह तंगी में अपने दिन काट रही थी। सास ससुर ने एक मेहरबानी कर दी थी कि उसे अपने बच्चों समेत अपने घर में शरण दी थी, लेकिन वे उसे हाथ पे हाथ धरे ऐश करने नहीं दे सकते थे। सास तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती, दिन भर उसके ऊपर आदेशों के कोड़े दागती रहती। वे उसके लिए खोज खोज कर काम निकालती। वह जरा सुस्ताने बैठती तो उनकी दहाड़ सुनाई देती, अरे बहू, थोड़ी सी बढ़िया उतार ले, खूब कड़ी धूप है, या थोड़ा सा आम का अचार बना ले। उन्हें लगता कि बेटा एक पाई तो भेजता नहीं, कम से कम बहू से ही घर का काम करवा कर थोड़ी बहुत बचत कर ली जाए तो क्या बुराई है। इस महंगाई के ज़माने में चार चार प्राणियों को पालना कोई हंसी खेल तो था नहीं। महीने में एक दिन सुमित्रा को छुट्टी मिलती कि वह पास ही के गांव में अपने माता पिता से मिल आए। उसके बच्चे इस अवसर का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते। चलते वक्त उसकी सास उसके हाथ में बस के टिकट के पैसे पकड़ाती और कहती, वापसी का किराया अपने माँ बाप से ले लेना। साल में एक बार बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में सुमित्रा को अपने मायके जाने की अनुमति मिलती थी। वे दिन उसके लिए बड़ी खुशी के होते। गांव की खुली हवा में वह अपने बच्चों समेत खूब मौज मस्ती करती। अपने बच्चों के साथ वह खुद भी बच्चा बन जाती। वह घर के एक काम को भी हाथ नहीं लगाती, बात बात पर ठुनकती, थाली में अपनी पसंद का खाना न देखकर रूठ जाती।
उसके माँ बाप उसकी मजबूरियों को जानते थे, उसकी तकलीफ़ का उन्हें भी अंदाज़ा था। वे उसका मान मनोहार करते, यथासाध्य उसकी मदद करते, चलते वक्त उसके और बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवा देते, सुमित्रा को भेंट में एक आध छोटा मोटा गहना गड़वा देते। जब वह माँ बाप की दी हुई वस्तुएं घर आकर अपनी सास को दिखाती तो वे अपना मुंह सिकोड़ कर कहती, बस इतना सा ही दिया तुम्हारे माँ बाप ने, यह जरा सी मिठाई तो एक ही दिन में चट कर जाएंगे ये बच्चे। और ये साड़ी लगती तो नहीं कि असली जरी की है। और यह गहना, महारानी यह मेरी बेटी को मत दिखाना, वरना वह मेरे पीछे पड़ जाएगी कि उसे भी मैं ऐसा ही हार बनवा दूं, और यह मेरे बस का नहीं है। सुमित्रा को लाचारी से अपना हार बक्से में बंद करके रखना पड़ता और बातें वह बर्दाश्त कर लेती थी, पर जब खाने पीने के बारे में उसकी सास तरफदारी करती तो उसके आंसू बरबस ही निकल आते। घर में जब भी कोई अच्छी चीज़ बनती तो पहले ससुर और बेटों के हिस्से में आती, फिर बच्चों को मिलती। कभी कभी ऐसा भी होता कि मिठाई या अन्य पकवान खत्म हो जाता और सुमित्रा के बच्चे निहारते ही रह जाते, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सुमित्रा के मायके से कभी भूला भटका कोई सगा संबंधी आ जाता तो उसे कोई पानी तक को न पूछता, और यह बात उसे बहुत अखरती थी। एक बार सुमित्रा बुखार में तप रही थी, उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। कमरे में दिन भर पड़े रहने पर भी किसी ने उसका हाल तक जानने की कोशिश नहीं की थी। जब उससे रहा न गया तो वह धीरे धीरे चलकर रसोई तक आई। उसने धीरे से अपनी सास से कहा, माँ जी एक गिलास दूध मिलेगा क्या? मुझसे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। दूध? सास ने मुंह बिचका कर कहा, अरे बहू, यहाँ दूध अंजन लगाने तक को मिलता नहीं, तुम गिलास भर दूध की फरमाइश कर रही हो। कहो तो थोड़ी कड़क चाय बना दूँ? नहीं, रहने दीजिए। कहो तो थोड़ी कड़क चाय बना दूँ? नहीं, रहने दीजिए। उसके माता पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आग्रह करके उसके घर एक गाय भेज दी। अरे बाप रे, यह क्या बहू, इस गाय का सानी पानी कौन करेगा? इस उम्र में मुझसे ये सब नहीं होगा। आप चिंता न करें माँ जी, मैं सब कर लूँगी। ठीक है, जो करना हो करो, लेकिन एक बात बताए देती हूँ कि घर में गाय आई है तो दूध सभी को मिलेगा। यह नहीं हो सकता कि तुम दूध सिर्फ अपने बच्चों के लिए बचा कर रखो। ठीक है माँ जी। सुमित्रा ने बेमन से सिर हिलाया। घर के काम के अलावा गाय की सानी पानी करके वह बुरी तरह थक जाती थी, पर कोई और इलाज भी तो नहीं था। दिन गिनते गिनते वह घड़ी भी आ पहुंची जब उसका पति रजनीश लंदन से वापस लौट आया। आते ही उसकी नियुक्ति मुंबई के एक बड़े अस्पताल में हो गई और वह अपने परिवार को लेकर चला गया। कुछ साल सुमित्रा के बहुत सुख से बीते। समय मानो पंख लगाकर उड़ चला। बच्चे बड़े हो गए। बड़ी दो बेटियों की शादी हो गई। बेटे ने वकालत की पढ़ाई कर ली और उसकी प्रैक्टिस चल निकली। एक दिन दिल की धड़कन रुक जाने से अचानक रजनीश का देहांत हो गया। सुमित्रा पर फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे वह अपने दुख से उभरी। उसने फिर से अपना उजड़ा घोंसला समेटा। अब घर में केवल वह और उसका बेटा कुणाल रह गए थे। सुमित्रा उसके पीछे पड़ी कि वह शादी कर ले। अकेला घर भाएं भाएं करता है। तेरा घर बस जाएगा तो मैं अपने पोते पोतियों से दिल बहला सकूंगी। क्यों माँ, हम दोनों ही भले हैं, किसी और की क्या ज़रूरत। अपने दिन मज़े में कट रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। समाज का नियम है तो मानना ही पड़ेगा। सही समय पर तेरी शादी होनी ज़रूरी है, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। और मुझे भी तो बुढ़ापे में थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। तेरी पत्नी आकर अपनी गृहस्थी संभाल लेगी तो मैं चैन से जी सकूंगी। कुणाल थोड़े दिन तो टालता रहा, पर जब शहर के एक अमीर खानदान की बेटी ज्योति का रिश्ता आया तो वह मना नहीं कर सका। जब उसने ज्योति को देखा तो देखता ही रह गया। अपार धनराशि के साथ इतना अच्छा रूप, मानो सोने पे सुहागा। सुमित्रा ने जरा आपत्ति की, शादी हमेशा बराबर वालों में ही ठीक होती है। वे लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो क्या हुआ माँ, हमें उनके पैसों से क्या लेना देना। बहू बहुत ठसके वाली हुई तो, नकचड़ी हुई तो, यह कोई ज़रूरी नहीं उसे अपने पैसे का घमंड हो।
आप बेकार में मन में वहम मत पालो और सोचो, यदि गरीब घर की लड़की हुई तो वह अपने परिवार की समस्याएं भी साथ लाएगी। हमें उनसे भी जूझना पड़ेगा। सुमित्रा ने हथियार डाल दिए। वाह सुमित्रा, तेरे तो भाग्य खुल गए। उसकी सहेलियां खुश हो रही थीं। बहू मिली खूब सुंदर और साथ में दहेज इतना लाई है कि तेरा घर भर गया। सुमित्रा भी बहुत खुश थी, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका भय दुरुस्त था। ज्योति माँ बाप की लाडली और नाजों से पली बेटी थी। वह बात बात पर बिगड़ती, रूठ जाती, अपनी मनमानी न होने पर भूख हड़ताल कर देती, मौन व्रत धारण कर लेती, कोप भवन में जा बैठती और घर में सबके हाथ पांव फूल जाते। कुणाल हमेशा बीवी का मुंह जोहता रहता था और सुमित्रा को भी सदा फिक्र लगी रहती कि पता नहीं किस बात को लेकर बहू बिदक जाए और घर की सुख शांति भंग हो जाए। बहू के हाथों घर की बागडोर सौंपकर सुमित्रा यह सोचकर निश्चिंत हो गई कि अब वह अपने सब अरमान पूरे करेगी। वह भी अपनी हमउम्र स्त्रियों की तरह पोती पोते गोद में खिलाएगी, घूमेगी फिरेगी। मन हुआ तो किट्टी पार्टी में भी जाएगी, ताश भी खेलेगी। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अब वह अपनी मर्जी की मालिक थी, एक आज़ाद पंछी की तरह। कुछ दिन चैन से बीते, पर शीघ्र ही उसे अपने कार्यक्रम पर पूर्ण विराम लगाना पड़ा। ज्योति ने अनभ्यस्त हाथों से घर चलाने की कोशिश की, पर उसे किफ़ायत से घर चलाने का गुर मालूम नहीं था। वह एक बड़े घर की बेटी थी। महीने भर चलने वाला राशन 15 दिन में ही खत्म हो जाता। नौकर चाकर अलग लूट मचाए रहते थे। आए दिन घर में छोटी मोटी चोरी करते और चंपत हो जाते। हार कर सुमित्रा को फिर से गृहस्थी अपने जिम्मे लेनी पड़ी। वह चूल्हे चौके की फिक्र में लगी और उसकी बहू आज़ादी से विचरने लगी। ज्योति ने एक किट्टी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जब उसकी मेज़बानी करने की बारी आती और सखियां उसके घर पर एकत्रित होती तो वे सारा घर सिर पर उठा लेती, कमसिन लड़कियों की तरह ऊधम मचाती और सुमित्रा से बड़ी बेबाकी से तरह तरह के खाने की फरमाइश करती। शुरू में तो सुमित्रा को ये सब सुहाता था, पर शीघ्र ही वह उकता गई। उसे मन ही मन लगता कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। उसका बेटा दिन भर अपने काम में व्यस्त है, बहू है कि अपनी मौज मस्ती में मस्त है और सुमित्रा घर की समस्याओं को लेकर लस्त पस्त है। दिन पर दिन उसकी बहू सहजोर होती जा रही थी और सुमित्रा मुंह खोलकर कुछ कह नहीं सकती। ज्योति की आदतें बड़ी अमीराना थीं। उसकी सुबह उठते ही बेड टी पीने की आदत थी। अगर सुमित्रा न बनाए और नौकर न हो तो यह काम झक मारकर उसके पति कुणाल को करना पड़ता था। इस बात से सुमित्रा को बड़ी कोफ्त होती थी। ऐसी भी क्या नवाबी है कि उठकर अपने लिए एक कप चाय भी न बना सके। वह नाक-मुँह सिकोड़ती, अपने पति को अपना टहलुआ बना डाला, यह भी खूब है। बहू होकर उसे घर भर की सेवा करनी चाहिए, पर यहाँ सारा घर उसकी ताबेदारी में जुटा रहता है। यह अच्छी उल्टी गंगा बह रही है। एक आध बार उसने ज्योति को प्यार से समझाने की कोशिश भी की। बहू, कितना अच्छा हो कि तुम सुबह सवेरे उठकर अपने पति को अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाओ। चाहे घर में 1000 नौकर हों, पर पति को अपने पत्नी के हाथ की चाय ही अच्छी लगती है। माँ जी, यह मुझसे नहीं होगा, ज्योति ने मुंह बनाकर कहा। मुझसे बहुत सवेरे नहीं उठा जाता। मुझे कोई बिस्तर पर ही चाय का प्याला पकड़ा दे, तभी मेरी आंखें खुलती हैं। चाहे घर में मेहमान भरे हों, चाहे कोई आए जाए, इससे ज्योति को कोई सरोकार नहीं था। उसका बना हुआ टाइम टेबल था। वह सुबह उठकर जॉगिंग करती या हेल्थ क्लब जाती, लंच तक सैर सपाटे करती, कभी ब्यूटी पार्लर जाती, कभी शॉपिंग करती। दोपहर में घर में उसकी सहेलियां इकट्ठी होती, ताश का अड्डा जमता। वे सारा दिन हाहा ही करती और रह रहकर उनकी चाय पकौड़ी की फरमाइश। सुमित्रा दौड़ते दौड़ते हलकान हो जाती। उसे अपने कामों के लिए जरा भी समय नहीं मिलता था। वह मन ही मन कुढ़ती, पर वह फरियाद करे भी तो किससे। कुणाल तो अपनी बीवी का दीवाना था। वह उसके बारे में एक शब्द भी सुनने को तैयार न था। धीरे धीरे घर में एक बदलाव आया। ज्योति के 2 बच्चे हो गए। अब वह जरा जिम्मेदार हो गई थी। उसने घर की चाबियां हथिया लीं।
नौकरों पर नियंत्रण करने लगी। स्टोर रूम में ताला लग गया। वह एक एक पाई का हिसाब रखने लगी। इतना ही नहीं, वह घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखने लगी। बच्चों को जंक फूड खाना मना था। घर में ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं बनती। सुमित्रा की बुढ़ापे में जवान चटोरी हो गई थी। उसका मन मिठाई वगैरह खाने का करता, पर ऐसी चीज़ें घर में लाना मना था। जब उसने अपनी बेटियों से अपना रोना रोया तो उन्होंने उसे समझाया, माँ, इन छोटी छोटी बातों को अधिक तूल नहीं दो। तुम्हारा जो खाने का मन करे उसे तुम स्वयं मंगा कर रख लो और खाया करो। सुमित्रा ने ऐसा ही किया। उसने चैन की सांस ली। चलो देर सवेर बहू को अक्ल तो आई। अब वह भी अपनी बची खुची ज़िंदगी अपनी मनमर्जी से जिएगी। जहाँ चाहे घूमे फिरेगी, जो चाहे करेगी। पर कहाँ, उसके ऊपर 1000 बंदिशें लग गई थीं। जब भी वह अपना कोई प्रोग्राम बनाती तो ज्योति उसमें बाधा डाल देती। अरे माँ जी, आप कहाँ चलीं? आज तो मुन्ने का जन्मदिन है और हमने एक बच्चों की पार्टी का आयोजन किया है। आप नहीं रहेंगी तो कैसे सब चलेगा? ओह, मुन्ने का जन्मदिन है, मुझे तो याद ही न था। यही तो मुश्किल है आपके साथ। आप बहुत भुलक्कड़ होती जा रही हैं। यही तो मुश्किल है आपके साथ। आप बहुत भुलक्कड़ होती जा रही हैं। क्या करूं बहू, अब उम्र भी तो हो गई है। वही तो, उस दिन आप अपनी अलमारी खुली छोड़कर बाहर चली गईं। वह तो अच्छा हुआ कि मेरी नज़र पड़ गई। किसी नौकर की नज़र पड़ी होती तो वह आपके रुपए पैसे और गहनों पर हाथ साफ कर चुका होता। बेहतर होगा कि आप इन गहनों को मुझे दे दें। मैं इन्हें बैंक में रख दूंगी। जब आप पहनना चाहें निकाल कर ले आऊँगी। ठीक है, पर अब इस उम्र में मुझे कौन सा सजना संवरना है बहू। सब कुछ तुम्हें और लीला व सरला को दे जाऊंगी। एक बात और माँ जी, आप रसोई में मत जाया करो। क्यों भला? उस रोज़ आपने खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। रसोइया बड़बड़ा रहा था। ओह बहू, अब आँख से कम दिखाई देता है और कान से कम सुनाई देता है ना? आपके बगल में रखा टेलीफोन घनघनाता रहता है और आप फ़ोन नहीं उठाती। हाँ माँ, कुणाल कहता है, पता नहीं तुम्हें दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। तुम्हारी याददाश्त एकदम कमज़ोर होती जा रही है। याद है उस दिन तुमने हम सबको कितनी परेशानी में डाल दिया था। सुमित्रा ने अपराध भाव से सिर झुका लिया। उसे याद आया वह दिन जब हमेशा की तरह वह शाम को टहलने निकली और बेध्यानी में चलते चलते जाने कहाँ जा पहुँची। उसने चारों तरफ देखा तो जगह बिल्कुल अनजानी लगी। उसके मन में डर बैठ गया। अब वह घर कैसे पहुँचेगी? वह रास्ता भूल गई थी और चलते चलते बेहद थक भी गई थी। पास में ही एक चबूतरा दिखा। वह चबूतरे पर कुछ देर सुस्ताने बैठ गई। सुमित्रा ने अपने दिमाग पर जोर दिया, पर उसे अपना पता भी याद नहीं आया। वह अपने बेटे का नाम तक भूल गई थी। यह मुझे क्या हो गया, उसने घबरा कर सोचा। तभी वहाँ एक सज्जन आए। सुमित्रा को देखकर वे बोले, अरे माँ जी, आप यहाँ कहाँ? आप तो खार में रहती हैं, अंधेरी कैसे पहुँच गईं? क्या रास्ता भूल गई हैं? चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घर वाले सब चिंतित से बाहर खड़े थे। कुणाल उसे देखते ही बोला, माँ तुम कहाँ चली गई थीं? इतनी देर तक घर नहीं लौटी तो हम सबको फिक्र होने लगी। मैं अभी मोटरसाइकिल लेकर तुम्हें ढूंढने निकलने वाला था। बस आज से तुम्हारा अकेले बाहर जाना बंद। जब कहीं जाना हो तो साथ में किसी को लेकर जाया करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।